अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज, तू अगर रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलवाएंगे। तू मुस्कुराएगा तो शायद सारे एक दिन भेस बदल कर तुझसे खेलने लौट आएंगे। मत रो बच्चे। क्योंकि हम उस पीढ़ी के बच्चे हैं जिन्होंने जंग सही है, मौतें देखी हैं, तो हम सबकॉन्शियसली हमें ये चीज़ें हम हमारे अंदर ये रिएक्शंस, ये ट्रिगर्स आते हैं जो किसी और को समझ नहीं आते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द पश्चिम लिटकास्ट। दोस्तों, लास्ट एपिसोड हमारा एब्रप्टली एंड हुआ था और मैंने डिस्क्लेमर्स में दे दिया था नीचे, क्योंकि कुछ नेटवर्क के इश्यूज हुए और अंबर जी को लॉग आउट होना पड़ा और आज भी वो फिलहाल हमारे साथ मौजूद नहीं है। शायद जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। एनीवेज, मैं मनीष आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरे साथ है मेरी को होस्ट सुनैना। सुनैना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनैना, जिस मोड़ पे हमने लास्ट एपिसोड जो फैज साहब पर हम लोग कर रहे हैं, एक बड़ा ही खूबसूरत मोड़ था जहाँ पे वो एंड हुआ। उसमें अंबर जी उनकी बहुत ही फेमस नज्म, फैज साहब की जो बहुत ही फेमस नज्म है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, वो पढ़ रहे थे और उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। और जिस जगह पर, मतलब जहाँ तक मुझे याद आता है, जिस जगह पे उन्होंने उसको रोका था, वो उनका आई थिंक 5वां या 6ठा मिसरा था। तुंद है शोले सुर्ख आहन, और वो ये समझा। मैं ये कहूंगी कि ये नज्म ऐसी है कि जितनी बार पढ़े और सुने कम है, तो तुम शुरू से शुरू करो। नहीं, मैं ठीक है, मैं शुरू से शुरू करता हूँ और मैं थोड़ा सा एक रिवाइज भी कर दूंगा कि क्या चीज़ें उन्होंने बोली थी। एक चीज़ उन्होंने जो बहुत ही स्पेसिफिक बोला था वो ये, जो इसका जो तीसरा मिसरा है उससे वो मुत्तफिक नहीं है। उनके अपने रीज़न है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने फैज साहब ने ये मिसरा क्यों डाला बीच में। उन्होंने ये भी बोला था अंबर साहब ने कि शायद थोड़ा उसका बैकलैश होगा। अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक बार फिर से ये पढ़ देता हूँ ये नज़्म। और तीसरा मिसरा मेरे ख्याल से, अब अंबर जी तो यहाँ पे है नहीं, तो वो क्यों मुत्तफिक नहीं है, लेकिन शायद मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर। देख के वो मैं उस पर कोशिश करता हूँ, मेरा जो इंटरप्रिटेशन है। तो नज़्म यूँ है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल कि जान अब तक तेरी है। तो तीसरा जो मिसरा इन्होंने बोला, ये उनको मेरे ख्याल से यहाँ पे जो फैज साहब कहना जो चाह रहे हैं, और अगेन हम उनके करीब, उनकी जो शायरी है उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अपना कुछ इंटरप्रिटेशन रहा होगा, लेकिन मैंने जो सुतवां जिस्म है तेरा, तो सुतवां का मतलब जो मुझे मिला है वो है स्ट्रेट और इरेक्ट और अकड़ा हुआ। तो मेरे ख्याल से जो शायर ये कहना चाह रहा है कि तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, अभी भी अकड़ तुम में बाकी है। यू आर स्ट्रेट, लुंज पुंज नहीं हो, झुके हुए नहीं हो, बेंट नहीं हो। तो बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है ना मनीष जी, क्योंकि वो ये भी तो कह सकते हैं, हम कहते हैं ना कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं है इसलिए तुम झुके हुए हैं, झुके हुए, वो ये कह रहे हैं तो कि बैकबोन है उसमें। हाँ, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल कि जान अब तक तेरी है। देख कि आहन गर की दुकान में, तुंद है शोले सुर्ख है आहन लोहा, आहनगर लोहार। तो लोहार बता रहे हैं कि अभी वहां पे लोहा गर्म है। तुंद है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे हैं कुफलों के दहाने। तो क्या यहाँ पर ये क्या कहना, और ये शायद यही चीज अंबर जी भी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो ताले हैं, कुफ्ल मीन्स ताले, तो जो ताले हैं वो खुलने लगे हैं कुफलों के दहाने। फैला हर एक जंजीर का दामन,
बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बहुत है, बोल कि ये थोड़ा वक्त बहुत है, बहुत है। जिस्म ज़बां की मौत से पहले। तो इससे पहले कि तुम्हारी ज़बान खामोश कर दी जाए, ये जो छोटा सा वक्त है, जो थोड़ा सा वक्त है, ये बहुत है। बोल कि सच जिंदा है अब तक, वाह, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, कह ले। बोल कि जो कुछ कहना है कह ले। तो बेसिकली शायर कहना ये चाह रहा है कि जो ज़बान है, जो ऊपर वाले ने तुम्हें नेमत बख्शी है, कि आप एटलीस्ट अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं, उसको मत दबाओ, और जो कहना है उसको कह डालो, उसको दबने मत दो। तो ये एक मेरा कच्चा सा इंटरप्रिटेशन है इस नज़्म का। आई विश कि अंबर जी यहाँ पे होते तो वो उसको और थोड़ा अच्छे से समझाते। अब चूंकि बात फैज़ साहब की हो रही है सुनैना, तो और इस एपिसोड को हमको जैसे तैसे आगे बढ़ाना है, और अब चूंकि पिछले एपिसोड में हमने ये बोला था कि हम 2 एपिसोड का करेंगे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमें 3 एपिसोड करने पड़ेंगे, क्योंकि अंबर जी का होना ज़रूरी है और वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और उनका पक्ष भी रखेंगे कि उनको वो जो एक मिसरा जो उन्हें खलता तीसरा है, मिसरा था, हाँ मेरे ख्याल से वैल्यू सिस्टम, तो उनका एक पर्सपेक्टिव होगा। क्यों मुझे लगता है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है ये समझने में कि उन्हें उससे क्या दिक्कत है, क्योंकि शायर की यही खास बात है, वो जब लिखते हैं तो वो परतों में लिखते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि उसमें वो मानी भी निकल आते हैं जो उन्होंने सोचे नहीं थे, जो उन्होंने लिखे नहीं थे, लेकिन जिसने वो पढ़ा उन्होंने उसे अपने हिसाब से समझने की कोशिश की, और अलग मानी भी निकल आए। तो ये अंबर जी बताएंगे अगली बार जब हम उनसे मिलेंगे कि उन्हें क्या इस मिसरे में उन्हें क्या खलता है। एक मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि फैज़ साहब यहाँ नहीं है, तो हमें ये मालूम नहीं उन्होंने किस मतलब से लिखा था। और ये भी सच है कि हर शायर इंसान है, इंसान को बदलने का हक है। तो जो वैल्यू सिस्टम एक यंग फैज़ साहब के रहे होंगे, जब वो कॉलेज में होंगे, जब उन्हें मोहब्बत भी हुई होगी, जब उनके दिल टूटे होंगे या उन्होंने तोड़े होंगे, या फिर वो ट्रैवल कर रहे थे, या वो फिर बहुत ही मुतासिर थे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के। मैं सोशलिस्ट वर्ड आई लाइक दैट, सो आई स्टिक टू दैट। सोशल आइडियोलॉजी के लिए, जस्टिस सिस्टम के लिए, या फिर वो इक्वालिटी के लिए फाइट कर रहे थे, वो फैज़, और वो फैज़ जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में रहे, लेकिन वहाँ पे भी उनकी आइडियोलॉजी कंटिन्यूड रही, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी साल जेल में रहे हैं। वो उनकी जो वाइफ़ है एलिस, उसके उनको ख़त लिखते रहे। इनफैक्ट मैं वो लिंक ज़रूर चाहूँगी कि आप अपने हम सब अपने सुनने वालों से शेयर करें। एक हमने फेस्टिवल जब किया था कुछ साल बाद कुछ साल पहले फैज़ का, तो उसमें मैंने एक आर्टिकल सिर्फ़ उनके ख़तों पे रोशनी डालने के लिए, उन्होंने जो ख़त लिखे, वाह जी, मुझे बिल्कुल याद है, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। जी, जी। तो वो फैज़ और जो फैज़ उनके 70s 60s 70s में जो फैज़ थे, उसमें भी फ़र्क था, जो उन्होंने उस समय लिखा। तो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मुझे एक बड़ा अच्छा सा किस्सा याद आ रहा है इसी पॉइंट पे। मैं कहीं पे रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी पढ़ रहा था। तो सबको पता है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, वो अपनी ओज की कविताएं हैं, जो वीर रस की कविताएं हैं, जो तेज कविताएं हैं उनकी, चाहे वो रश्मि रथी हो या कुरुक्षेत्र हो, 2 बड़े महाकाव्य उन्होंने लिखे हैं, परशुराम की प्रतीक्षा। लेकिन हुआ क्या है कि उम्र ढलते ढलते, मतलब कि आखिरी के सालों में, शायद 64 के आसपास, उन्होंने बहुत सॉफ्ट लिखना शुरू किया, और उनका एक संग्रह आया जिसका नाम था हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम, अच्छा। तो उन्होंने उसकी जो उसका इंट्रोडक्शन लिखा था, उसमें एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी थी कि कवि जो है वो कविता लिखता है, उसका सृजन करता है, लेकिन होता क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी ऐसा आता है कि कविता कवि का सृजन करती है। जो शायर है
उसको शायरी बनाना शुरू कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि, तो उन्होंने बोला कि जब मैं वैसा था तो मैं वो लिखता था, आज मैं थका हारा निराश हूँ, इस जीवन से थक चुका हूँ, तो मैं शरण में आया हूँ, तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो कविता, अब ये कविता मुझसे लिखवा रही है, मैं कविता नहीं लिख रहा हूँ, अब कविता मुझसे कविता लिखवा रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, और मेरे ख्याल से यही पॉइंट यू वर ट्राइंग टू मेक कि शायर समय के साथ बदलता है, और हाँ, समय के क्योंकि साथ उसकी हाँ, वो भी शायरी भी बदलता है। बदलती है। और आपके लिखे हुए शब्द आपको बदल सकते हैं। आई थिंक रामधारी साहब ने यही कहा। और मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं तो इसमें बहुत सच्चाई तो होगी। और इसलिए जो आप अगर फैज़ साहब के जो टुवर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ उनकी कविताएं, उनकी नज़में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उनकी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात पिछली बार कर रहे थे, वो थोड़ा-सा कम दिखा मुझे। देयर वाज़ लॉट ऑफ रिलीजियस, आई कुड सी दैट वाज़ आल्सो देयर। और हमें जब हम इसलिए हम किसी इंसान को ना फ़ॉलो करके उसके काम को अगर फ़ॉलो करें, तो हमारे लिए एक रास्ता हमेशा ओपन रहता है। और वो गुंजाइश रखना कि सामने वाले को उनमें जो बदलाव आए उसकी भी जगह रहे, और हमें जो बदलाव आए उसकी भी जगह रहे। तो ये जो जगह बनी रहे, ये शायरों के लिए भी रहे, और किसी भी आर्टिस्ट के लिए रहे, किसी भी इंसान के लिए रहे। तो शायद आप क्योंकि हम काफ़ी देर से ये बात कर रहे हैं फैज़ पे, तो हमने ये भी कहा कि वो जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे थे, इक्वालिटी के लिए फ़ाइट कर रहे थे। ही वाज़ नॉट दैट रिलिजियस। और फिर कोई नज़्म पुरानी उनको मिल जाए और उसपे कहेंगे कि नहीं, इसमें तो रिलिजन की बात हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि उन्होंने कब लिखी है, वो भी देखिए, और एक ट्रांज़िशन है और उसको हमें एक्सेप्ट करना है। भाई जिगर मुझे साहब का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जिगर साहब को आप ले लें, जिगर मुरादाबादी। शराब ने उनको, वो शराब में डूब गए थे, शराब ने उनकी पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट उन्होंने बर्बाद करी शराब के पीछे। और ज़िंदगी के आखिरी मोड़ तक आते आते वो भी रिलीजियस हो गए थे। एंड देन उन्होंने कहीं पे उन्होंने मर्सिया तक पढ़ा है, और लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि आप इस शख्स से मर्सिया क्यों पढ़वा रहे हैं क्यों जो इतना पढ़वा रहे शराब हैं? पीता है। तो ऐसा नहीं है कि शायर, वो भी इंसान है, वो भी अ, उसके भी अपने जज्बात हैं, और वो चेंज होते हैं ओवर ए और पीरियड उनके ऑफ अपने टाइम। एक्सपीरियंसेस हैं। हम उनके उनको अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो सुने ना, उनके सबके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट, जो हमारे जज्बात हैं, वो जज्बात, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में अलग अलग मोड़ आते हैं, आप अलग अलग तकलीफ़ों से, सुखों से गुजरते हैं, और वही इमोशंस जब बदलते हैं तो आपकी कविता, आपकी शायरी भी बदलती है। अंबर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि शायर क्या करता है, शायर जो बात कहनी होती है, हर एक इंसान अपनी बात कहता है, शायर उसी चीज़ को एक बहुत अच्छे तरीके से कहता है, वही शायरी है। तो ये कहना कि आप एक तरीके का लिखते हैं, फिर एक टाइम पे आप ऐसा क्यों लिखने लगे, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, क्योंकि जब आपके जज्बात बदले तो आपके जो लफ्ज़ हैं, जो आपके अल्फाज हैं, वो भी बदले। मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है, सुनैना, एक उनकी फैज़ साहब की अलग सी, अब चूंकि बात अलग राइटिंग की हो रही है, तो उनकी बड़ी अलग सी उनकी गज़ल है या नज़्म है, वो मुझे जो एक पसंद है। जो आप, हाँ, जो आपको पसंद, जो आप हमेशा सुनाती हैं, हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो गज़ल आप यहाँ पर सुनाएं, हाँ। तो मनीष, और एक उसको उसको थोड़ा सा उसके करीब भी लेके आए हमको। हाँ, तो एक जो उनकी नज़्म है मुझे पसंद है, मैं उस पर उसे पढ़ना चाहूँगी। पर उससे पहले एक उनकी गज़ल है जो अगेन आई लाइक दैट, उसके कुछ शेर, उस गज़ल को पसंद करने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे कश्मीर से एक बहुत बड़ी गायिका हैं, शमीम देव आज़ाद। तो उन्होंने 70s या 80s में दूरदर्शन, मैंने पहली बार जब फैज़ को सुना, मुझे याद है दूरदर्शन पे उन्होंने गाई थी, तो उस गज़ल के कुछ शेर, और मुझे वो शेर बहुत पसंद है। उन्हीं शेरों की वजह से मैं फैज़ को इटर्नल ऑप्टिमिस्ट कहती हूँ कि हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है ये, इकराम ही तो है।
हम वाह, पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है। इल्जाम ही तो है। और जो शेर मुझे बहुत पसंद है इस गजल का, वो सुनाऊंगी कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल हम्म, ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, शाम मगर मगर शाम शाम। ही तो है। वाह। लंबी। और मुझे ये इतना खूबसूरत लगता है कि और एक्नॉलेजिंग कि लंबी है गम की शाम, लेकिन ये समय भी कट जाएगा, तो शाम ऑप्टिमिज्म। ही तो है। हम पर तुम्हारे इश्क का इल्जाम ही तो है। अब बात इश्क की चली है, तो फैज साहब की एक नज्म है जिसे बहुत लोगों ने गाया, सुनाया, रिसाइट किया है। और तुम्हें याद होगा कि शायद पीयूष मिश्रा जी ने उसे एक बार स्टूडेंट्स के कुछ बीच इश्क। में स्टूडेंट्स के बीच में कुछ पढ़ी थी। एक्चुअली स्टूडेंट बीच उन्होंने पढ़ी नहीं है। पीयूष मिश्रा साहब का एक पोइट्री का कलेक्शन है जो मेरे पास है। उसकी अ, उसकी अमेजोन ना, सॉरी, उसकी क्या बोलते हैं उसको, ई कॉपी मेरे पास है, ई बुक, सॉरी। हम्म, तो उसकी ई बुक मेरे पास है, और उस कलेक्शन में उसका एक्चुअली टाइटल ही यही है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। और उन्होंने सबसे पहला जो अपनी उसमें नज्म कही है, वो उसी को बेस बना के, और उन्होंने बोला है कि फैज साहब मुझे माफ करें, लेकिन उनकी इस नज्म को बेस बनाकर उन्होंने एक बड़ी अच्छी लंबी सी नज्म उन्होंने खुद भी लिखी है। खुद भी लिखी तो है। ये नज्म तो फैज साहब की बहुत करीब है, मेरे हाँ, ख्याल से सबको, सबके ये हाँ। नज्म बहुत करीब है। और अब मैं पहले पढ़ लेती हूँ कि बिल्कुल, इरशाद। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, है ना। और सबकी कहानी है ये, कि जी। कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे। मैं फिर से पढ़ती हूँ, मनीषा, सॉरी। कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे। कुछ इश्क किया कुछ काम कुछ किया। काम किया। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। उलझता रहा। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को दोनों को। अधूरा छोड़ दिया। दोनों, I can relate with it in million ways. And इट्स अ स्टोरी ऑफ एवरी क्रिएटिव पर्सन, कि आधा इधर छोड़ के, आधी ये कहानी छोड़ के, फिर बीच में आपको डिशेस लोड करने हैं, आपको बच्चों को स्कूल छोड़ना है, कुछ चल रहा है। सो अंत में आप, व्हेन यू आर नॉट एबल टू हैव दैट फ्लो एंड छोड़ देते हो। इश्क के यहाँ कई माने हैं, एंड एक छोटा सा माने इश्क का इश्क भी हो सकता है। और वो सब छोड़ छाड़ के, आधे अधूरे काम छोड़ के तंग आके हमने छोड़ दिया। दोनों छोड़। उसमें आखिरी जो लाइन है कि और इश्क से काम उलझता रहा, यू हैव नो आइडिया मैंने कितने साल इसको ये पढ़ा है कि और इश्क से काम बिगड़ता रहा। दो, दोनों का वजन सेम है। हाँ, 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 उलझना। तो पता नहीं कितने दिनों तक मैंने यही पढ़ा है, और इश्क से काम बिगड़ता रहा, और मेरे ख्याल से दैट इज तुम्हारा ऐसा हो रहा मोर होगा मनीष। मोर रेलेवेंट। इश्क से काम उलझता कम है, बिगड़ता जाता। जिन दिनों अच्छा। तुम्हारे इश्क से काम बिगड़ रहे थे, तब तुम वही पढ़ रहे थे। शायद। और ये यूनिवर्सल है, ये शायद सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये सबके साथ ही होता है। तो सुनैना, बड़ी अच्छी ये उनकी नज्म थी। और अब देखिए उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग की हम बात कर रहे थे, पिछले एपिसोड में भी हमने उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात करी। काफ़ी उन्होंने कहना चाहिए एक्सप्लोजिव, काफ़ी विस्फोटक लिखा है। उनकी जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल नज्म हुई थी पिछले कुछ साल पहले, यहाँ तक कि टीवियों पे डिबेट तक चल रही थी। आई सॉ people like Javed Akhtar or Alok Srivastava, even they came to confront people कि ये भाई आप इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। तो वो नज्म हम अपने अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे, उसका टाइटल है। लेकिन यहाँ पर आज मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी एक बड़ी अच्छी, बहुत छोटी सी, बहुत ही सिंपल साफ शब्दों की एक नज्म है, फिलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी।
ऑब्वियसली उन्होंने ये उसका टाइटल दिया कि ये पैलेस्टाइन के किसी एक बच्चे के लिए है जो कि जंग का के जो रिपरकशंस हैं, जो ऑपरेशन है, उसको वो झेल रहा है। लेकिन ये जो नज़्म है ये किसी के लिए भी हो सकती है, हर एक शख्स के लिए, और हर खासकर हर एक उस बच्चे के लिए जिसने जंग देखी है, जिसने ऑपरेशन देखा है, जिसने अगर हिंदी में बोलूँ को जो जीवन के जो झंझावात होते हैं, जो एक बहुत ही टफ लाइफ, मौत चारों तरफ जो होती है, जो जिसने वो देखी है, चाहे वो दंगे से पीड़ित रहा हो, या वो किसी टाइप के मिलिटेंसी से पीड़ित रहा हो, या वो जंग से पीड़ित रहा हो, जिस भी बच्चे ने देखी है, ये लोरी उसके लिए है, ना कि सिर्फ फिलिस्तीन के बच्चे के लिए। खैर, उन्होंने उसका टाइटल ये दिया है तो उन्होंने लिखा उसके लिए है, और उसका उन्वान जैसे कि मैंने बोला, फिलिस्तीन के बच्चे के लिए लोरी। मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। मत रो बच्चे, तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं। तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मत रो बच्चे, अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज, तू अगर रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलवाएंगे। तो मुस्कुराएगा तो शायद सारे एक दिन भेस बदल कर तुझसे खेलने लौट आएंगे। मत रो बच्चे। क्या बात है मनीष, इट्स मतलब लाइक नश्तर की तरह आपके हाँ, जिगर में उतर जाती है। मेरा इस पे आई कैन कनेक्ट विद इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। कुछ साल पहले जब 25 इयर्स हुए थे कश्मीरी पंडित एक्सोडस को, तो एक हमारे एक बड़े एक एजुकेटेड फ्रेंड मेरे हैं, उन्होंने कहा था कि नाउ यू गाइस शुड मूव ऑन। तो मैंने उस पर एक कविता लिखी थी कि उसके कुछ मेरी किताब में भी है, दूसरी किताब में, कि जब इंग्लिश में है कि तुम जब तुम थिएटर जाते हो तो तुम पॉपकॉर्न ढूंढते हो, और मैं बिना सोचे, विदाउट नोइंग एंड सबकॉन्शियसली आई एम लुकिंग फॉर एग्जिट्स, राइट? क्योंकि हम उस पीढ़ी के बच्चे हैं जिन्होंने जंग सही है, मौतें देखी हैं। तो हम सबकॉन्शियसली हमें ये चीज़ें हम पे, हमारे अंदर ये रिएक्शंस, ये ट्रिगर्स आते हैं जो किसी और को समझ नहीं आते हैं। तो एक डेंजर का हमें इमीडिएटली समझ आता है। तो ये बच्चे की जो लोरी है, उससे एज यू सेड उन्होंने लिखी इस बच्चे के लिए, पैलेस्टाइन के में जो बच्चा है, लेकिन ये हर जंग में फंसे हुए उस बच्चे के लिए जिसका कुछ कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है, जिसका कुछ एक्शन ही नहीं है, जिसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है इस वॉर के लिए, लेकिन वो सफरर्स तो हैं। तो ये आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज many times I try to act certain way because I'm a child of that conflict. I'm a child, so my reaction is very different than yours, and your reaction and my son will also not have that reaction. उसने वो देखा नहीं है, तो वो जो बच्चा है आपको लगेगा अरे कितनी सैड है, कितनी डिफिकल्ट है, बहुत ही दुखी लग रही है, लेकिन वो बच्चे की रियलिटी है। तो फैज साहब अगेन शायर है, तो वो उन्हें फील भी ज़्यादा होता है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस जिसमें खूबसूरती भी है, इश्क भी है, प्यार भी है, पर एक ऐसे बच्चे की जो वॉर में फंसा हुआ है और जिसकी फैमिली ने इतनी डिस्ट्रक्शन सही है, उसके लिए एक ग्लोरी भी है। और यही हम इसी बात को हम जब अगले एपिसोड में अंबर जी होंगे हमारे साथ, तो एक शायर की जो परतें रहती हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी मनीष की एक बात जो मुझे गुलजार साहब ने कही थी कि फैज़ जैसे शायर या गालिब जैसे शायर हैं, या हम लोग दिनकर की बात करते हैं,
आज भी उनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि इनके किताबों मतलब फैज़ साहब के लिए उन्होंने कहा था कि आज भी खोलो तो किसी भी कंट्री का एंथम बन सकता है उनकी गज़लों से। कैफ़ी आज़मी सेम उनका कुछ भी मुझे याद है वो बिछड़े सभी बारी-बारी देखी ज़माने की यारी। तो बताइए ऐसा कौन-सा इंसान है जो कहे कि मेरे साथ ये नहीं हुआ है। तो ये लोगों ने जो लिखा है वो इतना खूबसूरत है, इतना डीप है, इतना लेयर्ड है। उन्होंने किसी भी मानी से लिखा हो लेकिन उसे कोई भी अपना बना सकता है। जी। On this lighter note, I would like to end this wonderful episode. Thank you, Sunaina. थैंक यू सो Um, मच। मेरे ख्याल से फैज़ साहब पे हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये हम दूसरा तीसरा एपिसोड होगा, लेकिन शायद हम चाहें तो इसके 10 एपिसोड कर सकते हैं और हम उन पे ही बात करते रहेंगे। आने वाले एपिसोड में दोस्तों स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अमर जी फिर हमारे साथ होंगे और हम फैज़ के बारे में और डिटेल में और थोड़ा उनके करीब जाएंगे, उनकी और जो नज़में हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।